नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जातिगत जनगणना को हरी झंडी देकर विपक्ष के उस मुद्दे को विराम दे दिया है जिसके जरिए लगभग हर सियासी मंच से जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है। ये पहला मौका है जब देश की किसी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर स्पष्ट फैसला लिया है। इससे पहले देश की सत्ता में आसीन पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं कर सकी थी। वो बात दूसरी है कि विपक्ष में रहने पर उन्हीं पार्टियों ने जातिगत जनगणना की हिमायत भी की थी। अगर हम इतिहास की बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना की शुरुआत साल 1872 में हुई थी। अंग्रेजों ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया था। उसके बाद आजाद भारत में पहली जनगणना 1951 में की गई। तब केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर रजिस्टर किया गया था। तब से लेकर आज तक सभी सरकारें एक नीतिगत फैसले के तहत जातिगत जनगणना से बचती रही है। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी यह कह चुका है कि जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है, जाति या धर्म को नहीं। लेकिन समय के साथ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना के मामले को आरक्षण से जोड़ चुके थे, इसलिए इसकी मांग लगातार दोहराई जा रही थी। साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसके लिए हामी भी भर दी, जिसके बाद 2011 में आखिरी बार सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई गई। लेकिन हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए जा सके। दल इसका एक बड़ा कारण यह रहा कि राजनीतिक दल देश में जातिगत जनगणना कराने से ज्यादा उससे होने वाले नफा और नुकसान का आकलन करने में जुटे रहे। बहरहाल ये बातें अब इतिहास का हिस्सा हो चुकी हैं। वर्तमान ये है कि जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिल गई है, जिसके नतीजे आने के बाद देश में एक नई राजनीति का जन्म होना भी तय है और हो सकता है कि राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति भी बनाना शुरू कर दी हो। बहरहाल आज हम चर्चा करेंगे जातिगत जनगणना के नफा और नुकसान पर, साथ ही श्रेय की उस राजनीति को भी टटोलने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए सभी राजनीतिक दल खुद को पिछड़ों का हिमायती साबित करने में जुटे हैं। आज का मुद्दा है जाति की जनगणना टारगेट पर मतगणना। तो केंद्र की भाजपा सरकार ने जब ये फैसला ले ही लिया है कि देश में जातिगत जनगणना होकर रहेगी तो कांग्रेस इसे पहलगाम हमले से ध्यान हटाने के तौर पर भी देख रही है। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे आगामी बिहार चुनाव की रणनीति भी शामिल है। बहरहाल फैसले के पीछे वजह चाहे जो, लेकिन कांग्रेस को ये बात भी याद रखनी होगी कि उसके ही नेता बीते कई साल से जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए थे। शायद तभी कांग्रेस को ये लगता है कि उसके हाथ से एक बड़ा चुनावी मुद्दा भाजपा ने छीन लिया है। बहरहाल इस फैसले के सियासी मायने क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। कैबिनेट कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। ये फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। That the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का समर्थन करने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछा है कि जातिगत जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस से उसका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया है। इस ऐलान के पीछे बीजेपी के 3 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर कांग्रेस के मुद्दे को खत्म करना, दूसरे नंबर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार में गिरे हुए ओबीसी वोट शेयर को वापस हासिल करना
और आगामी बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करना शामिल है। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बहरहाल ये तय है कि इस फैसले से देश की राजनीति में एक नई इबारत लिखी जानी शुरू हो गई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सोहेल खान की रिपोर्ट। तो जाति की जनगणना टारगेट पर मत करना, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ सी चंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रायपुर से हैं, संतोष परिहार जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, मनोज यादव जी हैं, सपा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ भोपाल से ही हैं, विमलेंद्र राय जी जेडीयू नेता पटना से हैं, रवि पांडे जी आप प्रवक्ता दिल्ली से हैं और निरंजन छेत्री जी समाजशास्त्री जी हैं हमारे साथ भोपाल से। छेत्री जी, पहला सवाल आपसे ही, जातिगत जनगणना कराने के बाद सामाजिक परिदृश्य कितना बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी कि इस जातीय जनगणना से या कास्ट सेंसस से इसका भविष्य क्या होगा जी, या अब भविष्य की राजनीति या भविष्य का जो सामाजिक परिदृश्य है वो क्या होगा जी। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि जातिगत जनगणना की मांग पिछले कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, जिसमें विपक्ष भी सम्मिलित था, बल्कि जो सत्तारूढ़ दल के साथी थे वे भी कहीं ना कहीं इसकी मांग करते आ रहे थे। तो उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था जी? इसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि जो हमारे समाज में एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, जिसे कि हम शोषित और वंचित वर्ग कहते हैं जी, और उसकी संख्या कम नहीं, वो अधिसंख्य है, वो बहुसंख्यक है एक तरह से, और उसकी एक बहुत बड़ी भागीदारी जो होनी चाहिए थी समाज में या राजनीति में, उतनी नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्या है? तो इस कारण से इस जातिगत जनगणना की मांग हमेशा से की गई, ताकि यह पता किया जा सके, उन आंकड़ों को रेखांकित किया जा सके कि आखिर हमारी जनसंख्या में जो जातियां हैं वो कितने अनुपात में हैं और उनको प्रतिनिधित्व या उनकी जो नुमाइंदगी हो रही है वो किस अनुपात में हो रही है। ये सीधा सीधा आंकड़ा जो है वो प्रतिनिधित्व या लाभ देने का था। तो यदि जातिगत जनगणना होती है, और जैसा कि आपने बताया उसमें इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, कोई भी जनगणना एकदम निर्दोष नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि यह उसकी तरफ उठाया गया एक कदम है तो मैं इसे सकारात्मक कदम इसलिए मानता हूं क्योंकि यह जातिगत जनगणना हमारी सामाजिक असमानता को समझने का एक बहुत मजबूत आधार है। जी जी। चलिए, इसके बाद हम आपसे ये भी जानेंगे कि इससे कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज में विघटन की स्थिति आ जाए या अन्य और कोई कारण आ जाए, वो मैं आपसे आके पूछूंगा, क्योंकि इस समय बड़ा मौजूद सवाल है। जेडीयू नेता हमारे विमलेंद्र राय जी हमारे साथ हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रभाव पड़ना है तो निश्चित तौर पे बिहार में पड़ना है। चर्चा भी इस बात को लेके विमलेंद्र जी बहुत जबरदस्त है। अभी तक पहलगांव का मामला, हमले का मामला सब चल रहा था, लेकिन ये अचानक जैसे धारा मोड़ दी जाती है ना नदी की, उस तरह से एकदम से मोड़ दी गई। अब इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बिहार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह का फैसला ली है। कितना फर्क पड़ेगा बिहार में जेडीयू के लिए और भाजपा के लिए, विमलेंद्र जी? सभी लोगों को ये बिहार में तो हमने जाति जनगणना नहीं कराई, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण तो माननीय नीतीश कुमार। आवाज आपकी थोड़ा सा गूंज रही है और लड़खड़ा के आ रही है, विमलेंद्र जी। तो मैं कहना चाहूंगा जी कि बिहार में तो हमने जो सर्वेक्षण है वो सर्वेक्षण तो बिहार में हमने करा ही लिया है। अब ये बहुत खुशी की बात है कि एनडीए में हमारे साथ सरकार में है और हम लोग जो है वह सरकार के साथ मिलकर ये बहुत बड़े निर्णय जो अवेटेड था, जिसकी की हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि केंद्र की जो सरकार है हमारी, वह निश्चित ही आने वाले दिनों में ये कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी। विमलेंद्र जी, आपने कराया था, विमलेंद्र जी थोड़ा रोकेंगे इसलिए कि आपने कराया था, जातिगत सर्वेक्षण कराया था, लेकिन जो उसके आंकड़े सामने आए थे वो आंकड़े इतनी मत भिन्नता थी उसमें, या वास्तविकता में इतनी भिन्नता थी कि उस पे सवाल खड़े हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं,
कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके लिए कहा गया कि यार बहुत ही कम संख्या में है, उनका परसेंटेज 8% 9% बता दिया गया। उसी के बाद से तो ये सवाल खड़े हुए सारे। ठीक है, सवाल करना विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल करते रहे। देखिए बात यही है कि जब क्रेडिट लेने की बात आती है यहाँ कि आखिर ये किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, तो उस वक्त विपक्षी दल कोई ना कोई एक अपनी बात रखते हैं जी। ये बात नहीं है कि जो गणना की गई थी यहाँ पे, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वो पूरी तरह से ऑथेंटिक आर्थिक सर्वेक्षण गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था। लेकिन अब जो बात आ रही है वो तो अब जातीय जनगणना की बात है। ये दोनों थोड़े से भिन्न होंगे। भिन्न इसलिए होंगे, ये पूरे राष्ट्र स्तर पे होगा। बिहार में तो हमने करवा ही लिया है, मोटा मोटी तौर पर हमारे पास एक आंकड़ा है और वो आर्थिक सर्वेक्षण के साथ है। लेकिन जातीय जनगणना की जो अभी जो बात आई है, कैबिनेट ने जो फैसला दिया है, इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने 30 साल पहले ही से लगातार, जब से समता पार्टी के समय से ही, जब से पार्टी बनी है, तब से उन्होंने हमेशा अपने सदन में, अपने वक्तव्यों में हमेशा ये मांग रखी थी कि जातीय जनगणना जो है वो इस देश में होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि हम आज ये जातीय जनगणना के साथ साथ अभी आप देखेंगे कि ये सरकार जब इसमें नोटिफिकेशन लाएंगे, इसमें एक चीज और एडिशन होगा, जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक स्थिति का भी एक आकलन किया जाए कि कौन सी जातियां, उसकी संख्या ये है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है जी। क्योंकि बिहार में ये देखने को मिला कि जैसा कि तथाकथित कहा जाता था कि बड़ी जो सवर्ण जातियां हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत सबल है, बहुत मजबूत है। लेकिन जब आंकड़े आए तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए कि सवर्ण जातियों में भी गरीबों की संख्या बढ़ रही है। 1931 में जो गणना हुई थी उसके अपेक्षा अगर अभी की गणना को देखा जाए तो उसमें जो है वह डिफरेंस आए हैं। तो ये जो है ये एक सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा कि जब इसकी गणना हम लोग करेंगे तो इसके बाद कोई निर्णय हम लोग कर पाएंगे, नीतियां बनाने में हमें मदद मिलेगी और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने हमेशा इसके लिए जो है वह प्रयास किया, उसी प्रयास का प्रतिफल है जी कांग्रेस के लोग। लेकिन विमलेश जी, अभी तो जाति गणना की बात की जा रही है, इसमें आर्थिक उनकी स्थिति पे भी सर्वे होगा क्या? ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी, देखिए जानकारी ये आखिर गणना क्यों हो रही है, वह गणना तो इसीलिए हो रही है कि आखिर हम ये असेसमेंट कर सकें कि जाति के हिसाब से कौन कितना जो है वह इसमें जो है वह किनको जो है वह सरकार की योजनाओं का फायदा आगे आने वाले दिनों में दें। और इन टू इन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबको एक साथ लेकर सबको समान अवसर प्रदान करने के लिए, उसके लिए एक आगे बात होगी। उसी के लिए तो गणना की जा रही है। उद्देश्य अगर देखिए यहाँ उद्देश्य एनडीए का पूरी तरह से स्पष्ट है, वह राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो जो नीतियां जरूरी हैं उन नीतियों को जो है वह हम लोग आगे ला रहे हैं, उसको प्राथमिकता दे रहे हैं और प्राथमिकता के आधार पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सरकार के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है और पूरी तरह से उनके सरकार के निर्णयों पर हमारी पार्टी राष्ट्र हित में जो जितने सारे निर्णय जो हो रहे हैं उन सब पे हमारा जो है इसमें आपको फायदा होना है भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के गठबंधन को राजनीतिक रूप से। लेकिन जब तक आपके चुनाव होंगे तब तक ये जनगणना नहीं हो पाएगी। नहीं, देखिए अभी तो वही तो कांग्रेस के लोग अभी क्या कर रहे हैं, जैसे पहले कहते थे, क्या कहते थे, राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे जी। अभी कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन समर्थन के साथ साथ जो है वह विपक्ष जो उनका जो काम है वो हमेशा लिटिगेशन वाली चर्चा करते रहते हैं। उनकी चर्चा में क्या आया, कब कीजिएगा, क्या डेडलाइन है? अरे अभी तो कैबिनेट ने फैसला किया जी। अभी उसकी गाइडलाइन बनेगी, उस गाइडलाइन के बाद पता लगेगा ना कि इस गाइडलाइन क्या होगा क्या नहीं होगा। निश्चित तौर पर सदन में चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही तो ये आएगा। जैसे अभी आप देखिए महिला आरक्षण सरकार ने जो है वो बिल पास कर दिया, लेकिन उसके जो कंटेंट्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें गणना कराना बहुत जरूरी है। तो अभी देश में जनगणना कराना बहुत जरूरी है, यह एक बात छन के आती है। और उसी के साथ साथ ये भी होगा कि सब सारी चीजें आने वाले दिनों में हो जाएंगी। मुझे पूरा भरोसा है, हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार के। चलिए विमलेश जी, आपकी बात आ गई है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सीचन सुंदरानी जी हैं और रायपुर से जुड़े हैं। सीचन जी कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही सीचन जी? करता हूं आपको। जी नमस्कार।
लेकिन आप आज जी आ रही भाई। हमेशा आप रंगीन रहते थे, आज बिल्कुल सादगी वाले ड्रेस में हैं, सफेद कपड़े में। हमेशा रंगीन रंगीन रहते थे आप। चलिए, नहीं हर माहौल में रहना चाहिए ना। जी जी जी, आज थोड़ा उदास उदास हैं आप, लगता है घर में कुछ गड़बड़ हुई है। चलिए, नहीं कोई गड़बड़ नहीं, भगवान की कृपा है। थोड़ा 2-3 दिन स्वास्थ्य नरम गरम चला है जी, लेकिन ठीक है सब। चलिए, ये मुद्दा कांग्रेस से छीनने के लिए अचानक या कोई और कारण था? जिस मुद्दे को लेकर पूरा देश उबल रहा था, वो मुद्दा थोड़ा सा उबलना ठंडा पड़ गया थोड़ा सा, और अब जातीय जनगणना पे और कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं टाइमलाइन होना चाहिए, कब तक कर देंगे। उन्होंने और बहुत से सवाल किए हैं। एक सवाल तो उन्होंने ये भी किया है कि निजी शिक्षण संस्थानों पे भी आरक्षण वो लागू करेंगे। मुझे जो लगता है, कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछेंगे, मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों में तो जहां कॉलेज में बॉन्डिंग है, कितनी सीटें किसके पास है, उसमें आरक्षण है, स्कूलों में नहीं है। तो स्कूलों में इस तरह है भी नहीं कि आप इतने सीट ही पढ़ा सकते हैं, इतने नर्सरी के बच्चों को ले सकते हैं, इतने आप 12th के बच्चों को ले सकते हैं। वहां तो कक्षा बढ़ाने का मामला है बस। कुल मिला के आपसे जानना चाहेंगे, अचानक राहुल गांधी या विपक्ष पिछले लंबे समय से, हमें लगता है कि वो 17-18 से वो मांग करता रहा, अचानक मोदी जी ने क्यों फैसला ले लिया? आप क्या ले लिया? क्या बिहार चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, कर्नाटक चुनाव है, ये सब कारण था क्या? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, जो देश हित में जो फैसले करने होते हैं जी, जो यहाँ की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने का निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। पिछड़े लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को तक लाभ पहुंचे, इसके लिए ये सारा किया गया। कोई बिहार चुनाव तक तो शुरू ही नहीं हो पाएगा जी। ये बहुत सारा समय लगेगा इनमें। अभी तो कैबिनेट ने पास किया, इसकी नीति बनेगी, इसके साथ नियम कायदे बनेंगे, क्या क्या उसमें जांच में होगा। तो निश्चित रूप से हमने ये एक दूरदृष्टि को रखते हुए, मोदी जी के जितने भी फैसले होते हैं वो अचानक दिखते हैं, लेकिन वो अचानक होते नहीं, एक लंबे समय से एक्सरसाइज उसमें की जाती है। और देश हित में जब जो कोई फैसला होता है, गरीबों के हित में फैसला होता है, वो करते हैं। ये निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के आधार पर जो फिगर सामने आएंगे, उस आधार पे योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। हमारी सरकार निश्चित रूप से जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी के दबाव में नहीं कर रही। कांग्रेस पार्टी ने कब किया जातिगत जनगणना? 50 साल कांग्रेस पार्टी सरकार में रही है। ये मांग करते रहे विपक्ष में, कभी खुद की सरकार में 10 साल यूपीए की गवर्नमेंट रही, उसके अलावा 40 साल तक कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत की सरकार रही। कभी जातिगत जनगणना इनको याद नहीं आया। 1947 से उठा के देख लें त्रिपाठी जी, तो जातिगत जनगणना इन्होंने नहीं कराई। ये अब जब इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका था, तो ये जातिगत जनगणना की बात करते थे, जगह जगह ये बात करते थे। तो कल चलिए, वो मुद्दा तो आपने छीन लिया ना। उन्होंने कहा कि टाइम लिमिट, वो मुद्दा आपने छीन लिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी है कहाँ, बच कहाँ गई कांग्रेस पार्टी? तो बस नहीं, ऐसा मत कहिए। 99 सीट है, 99 है। नेता प्रतिपक्ष का तमगा मिल चुका है। ये बात अलग है कि आपने 19 में नहीं दिया, 14 में नहीं दिया, 54 सीटें चाहिए थी, उतनी भी नहीं आई, 48 में रह गई, 49 में रह गई। अब इस बार 99 सीटें नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी। देखिए, जो परिस्थितियां आज देश की है, उसके बाद आप देखिए लगातार इन्होंने भ्रम फैला के, संविधान का मुद्दा उठा के, संविधान की गलत व्याख्या करके, जनता को गुमराह करके इन्होंने 99 सीटें तो जीत ली। लेकिन उनके बाद जहां जहां इन्होंने लोकसभा की सीटें जीती थी, वहां अगर चुनाव हुए तो वहां क्या स्थिति, महाराष्ट्र की आप देख लीजिए क्या स्थिति आ गई, तो हरियाणा में क्या स्थिति रह गई इनकी। और आने वाले समय में जो वायनाड में प्रियंका जी नहीं जीती होगा, वहाँ पूरा वायनाड में उपचुनाव हुआ, प्रियंका जी जीती भाई, अच्छे वायनाड तो जी नहीं जीते हैं, उसको शुभकामना है मेरी, वो जीतते रहे वायनाड। लेकिन पूरे देश में तो उनका सफाया हो रहा है। चलिए
चलिए ठीक है, क्या है मुद्दा क्या नहीं। हमारे पास संतोष जी हैं और सभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी हैं, हमारे भोपाल से ही हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बार आपका क्या स्टैंड है? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही रवि जी? आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज दब गई है, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद कुछ दबी दबी सी आ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का स्पष्टता ये साफ है कि जातीय जनगणना के पक्ष में आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मानती है कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के लिए और सामाजिक समरसता की आधारशिला है। तो हम ये मानते हैं कि जातीय जनगणना इस देश में होनी चाहिए जी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक मंच से ये कहते हैं, लेकिन रवि जी, जाति जनगणना को लेकर सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाई है तो कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने। और आप लोग खुद कांग्रेस के एक तरफ इंडिया गठबंधन में बोलते हैं, दूसरी तरफ उनके विरोध में हैं। चाहे गुजरात को ले लो, दिल्ली को ले लो, अगर दिल्ली में मिलजुल के लड़ते तो आपको भी मालूम है कितनी सीटें कांग्रेस के कारण आप हार गए। 17 सीटें आप हारे हैं कांग्रेस कारण दिल्ली में। त्रिपाठी जी, चुनाव एक अलग विषय है जी, लेकिन आज जो आपका विषय है उस पर हमें बात करना ज्यादा आवश्यक है जी, क्योंकि ये वही प्रधानमंत्री जी है जो सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि इस देश में केवल 4 जाति है, युवा, किसान, महिला और गरीब जी। तो क्या प्रधानमंत्री जी कुछ झूठ बोल रहे थे? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे थे कि जी, जो जी। लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं वो इस देश में जाति की, अरे वो सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे मोदी जी, वो जाति आधार पे नहीं। आप जो 4 बातें कह रहे थे तो सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे वो। त्रिपाठी जी, मेरी बात क्लियर हो जानी चाहिए, फिर तो नहीं करिएगा, मैं आपकी जवाब दूंगा। नहीं, आप अगर वो बोलेंगे कि 4 जाति किसके लिए कह रहे थे? कोई जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उनको अचानक जातीय जनगणना की याद क्यों आई? क्या ये तमाम मुद्दे पहलगाम से देश के लोगों की दृष्टि को भटकाने के लिए? पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री रवि जी, आपकी आवाज गूंज रही है, आपकी आवाज गूंज रही है, आ नहीं पा रही सही ढंग से आपकी आवाज। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था। आपकी आवाज गूंज रही रवि जी, आपकी आवाज गूंज रही, हम तक सही ढंग से सुनाई नहीं पड़ रही। आवाज आ रही है सर? जी बोलिए। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 56 इंच के सीने का प्रमाण देकर के पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। आप स्काइप का ऑडियो खोल लीजिए रवि जी, स्काइप का ऑडियो खोल लीजिए, आवाज नहीं आ रही। जी रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो स्काइप का ऑडियो खोल लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 56 इंच के सीने का प्रमाण देते हुए पाकिस्तान को उसके औकात दिखाएंगे, युवकों को हिंदुस्तान में शामिल कराएंगे और पहलगाम में मारे गए निर्दोष लोगों की बदला लेंगे। लेकिन अचानक से आपदा में होकर कैसे तलाशा जाता है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है। मतलब अगर वो जाति जनगणना को उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दी है तो आप इसको आपदा का अवसर बता रहे हैं? निश्चित तौर पर क्या पहलगाम से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है? हम मानते हैं कि जातीय जनगणना देश की मांग है, देश में सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना होना आवश्यक है, लेकिन पहलगाम की घटना से क्यों ध्यान भटकाया जा रहा है? पहलगाम में आतंकी आकर के 250 किलोमीटर देश की सीमा में घुसकर हिंदुस्तान के निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं और वो गायब हो जाते हैं। वो आसमान में चले गए कि पृथ्वी के अंदर चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। अगर रवि जी जो जिस तरह से आप बोल रहे हैं, अगर पहलगाम मुद्दा अलग है, रक्षा विभाग का मुद्दा है, वो करेंगे जो करेंगे, क्या भारत देश में सामान्य प्रक्रिया जो चली है उसको बंद कर दे मोदी जी? ये जातीय जनगणना कैबिनेट डिसीजन हुआ है, उन्होंने लिया है, ये अपना प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा, हमारे पास और भी प्रवक्ता है। देवलेन जी आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा, रवि जी की बात आ जाए। जी, भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखा है। अंग्रेजों के नीचे डिवाइड एंड रूल, इनके नीचे है डाइवर्ट एंड रूल।
ये हमेशा केवल मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न है रवि जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, माफ करिएगा, हम अपने तकनीकी साथियों से बोलेंगे स्पष्ट करें, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी संतोष जी, राहुल जी की मांग पूरी हो गई, अब तो आप स्वागत करिए मोदी जी का। नहीं, निश्चित तौर पे जो है राहुल जी लगे हुए थे, उनकी मांग पूरी हो गई, हमारे नेता ने, राहुल जी ने स्वागत करा इसका जी। लेकिन इसमें टाइमलाइन भी बता दें कि टाइमलाइन कब से कैसा क्या उसका बताना चाहिए। अभी तो कैबिनेट डिसीजन हुआ, टाइमलाइन कैसे बता दें? टाइमलाइन आगे बता दें थोड़ा, मतलब इनकी बातें वैसी नहीं हो जाए कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोग साल में रोजगार मिलेगा, पूरे जनता किसानों कितनी का। बार आप लोग बोलोगे? 14 की बात आज 25 हो गई। लेकिन आप उसे आपने बोला ना टाइमलाइन की बात करें, इसलिए त्रिपाठी जी बता रहे हैं मंदिर में भी बोल रहे हैं कि तारीख नहीं बताएंगे, बन गया मंदिर की नहीं, मंदिर बन गया। लेकिन जो बातें हैं, जो कई बातें ऐसी है कि 90% बातें झूठी निकलती। अच्छा है ना, स्वागत करा हमारे नेता ने, स्वागत करा है, और स्वागत करने के बाद बोला है कि उन्होंने कहा आगे की जो हमारे नेता ने तो तेलंगाना में उसका पूरा सर्वे भी करा लिया पूरा, वहाँ पे उसका भी वो है, उनसे मांगेंगे तो दे देंगे रिपोर्ट। बात उसकी नहीं है त्रिपाठी जी, बात ये है कि मध्य प्रदेश पूरे देश के अंदर जो मांग थी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, उसमें स्वागत योग्य है, लेकिन ईमानदारी से हो जाए उसको तो आगे अच्छा वो रहेगा। और जहां तक जो बात कर रहे हैं कि राहुल जी तो पूरे ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, बीजेपी के वो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस में तो 2011 में कराया भी था। हाँ, उसके बाद सर्वे भी जो है जेटली जी ने उसकी एक समिति बनाई थी, ठंडे बस्ते में चली गई, तो 11 साल लग गए, बड़े देर कर दी, लेकिन चला अभी देर तो आपने की है भाई। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने रोकी, फिर 50 साल शासन किया, क्यों रोका? फिर आपने 2011 में जनगणना करा ली, 12 में रिपोर्ट भी आ गई थी, आपने 13 तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं किया? विपक्ष में आने के बाद याद आई आपको? देखिए, बात विपक्ष की नहीं है, जब शुरू से जब चल रहा था, चलिए आप ये 11 साल लग गए, इनको हो गए, तो इसको उस ईमानदारी से अमल हो जाए, उसके अंदर टाइमलाइन आगे जो भी आगे डिसीजन हुआ आगे कर लें उसके अंदर। लेकिन सबको जिसकी भागीदारी उतना मिलना चाहिए उसको, उसलिए त्रिपाठी जी वो है, बाकी कोई नहीं। ये तो देखिए, ये तो हमारे नेता की मांग है, हमारे नेता बोल ही रहा है, राहुल जी बोल जितने भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए, उसकी हिस्सेदारी, इस पर डिसीजन नहीं हुआ है संतोष जी। डिसीजन जातिगत जनगणना पे हुआ है। जब जनगणना ये नहीं कहा गया है कि जिसकी जाति जितनी होगी, जितनी संख्या होगी, उसके आधार पर हम आरक्षण दे देंगे। देखिए, ये नहीं हुआ है। देखिए, जातिगत जनगणना होगी, उसमें आर्थिक का भी होगा, सब चीजें होंगी। अभी ऐसा थोड़ी कि जब जातिगत पूछेंगे, आर्थिक आधार भी पूछेंगे, कई जैसे वो, तो इसकी शुरुआत तो हुई है ना, शुरुआत होने के बाद एक टाइमलाइन भी हो जाए, नहीं 50 साल आगे तक होता रहे, ये भी तो है ना त्रिपाठी जी। बात एक कहने की बात जो होती है, जो कर दिया बहुत अच्छा, बिहार चुनाव को देखते हुए कर दिया, तो उसके अंदर आगे से उसकी टाइमलाइन हो जाएगी। तो टाइमलाइन होती है ना, जैसे किसानों का उनने आंदोलन चल रहा था, उन्होंने बाद में वापस ले लिया, तो उस समय क्या समझ नहीं थी क्या? तो इससे कई बार ब्रेक हुए हैं। और ये महिला आरक्षण में भी क्या चल रहा है, उनने पेश कर दिया अभी, तो ये महिला आरक्षण यार लोकसभा विधानसभा से संतोष जी पास हो चुका, उसमें पहले ही कहा गया 2029 में लागू होगा। तो इसकी भी टाइमलाइन दे दे त्रिपाठी जी, ताकि जनता वो कर ले, समझ जाए, क्योंकि इतना टाइम लगा है, सारी चीजें हैं। वो पाकिस्तान पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, वहां पे अटैक भी कर दें, जो करना हो कर दें, अच्छा रहेगा, पूरे देश की जनता देख लेगी, पूरा विपक्ष तो साथ में उनके, क्या दिक्कत है? आपके तो नेता प्रतिपक्ष, हमारे नेता आपके नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं, आपके नेता ये कह रहे हैं कि हम 50% की जो बंदिश है उसको हटा देंगे आरक्षण को लेके। 50% की एक गाइडलाइन है कि 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं होना चाहिए, बोले उसको हम तोड़ देंगे। वो कह रहे हैं कि आज उनके उसमें कि हम शिक्षा विभाग, निजी क्षेत्र, जो शिक्षा के निजी क्षेत्र हैं, उनमें भी आरक्षण प्रक्रिया लागू करवाएंगे। अरे उनमें तो पहले से लागू है। अब त्रिपाठी जी कई जगह लागू नहीं होगा, इसलिए बोला उन्होंने। कहाँ नहीं होगा? कई जगह नहीं होगा, मुझे लगता है कि पूरे देश में लागू है। देखिए क्या त्रिपाठी जी, कई जगह सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जब भी तो बोल रहे हो। और जहां तक 50% की बात है, जब पूरा सर्वे होगा, ज्यादा वो होगा, तो उसके अंदर तोड़ देंगे ना, उसमें क्या है? वो हमें समझ में आ रही है। जो संख्या तो पहले आए, पहले डाटा तो आए, वो हमें समझ में आ रही है। और राहुल जी ने जो बोला है वो करेंगे, हम इनके जैसे झूठ थोड़ी बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं जैसे। संतोष जी कहते कुछ है, करते कुछ है। सवाल तो सुन लें। 50% आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे, मैं मान लेता हूं, लेकिन ये निजी क्षेत्रों में, शैक्षणिक क्षेत्रों में आरक्षण, ये हमारे समझ में नहीं आया।
कई जगह त्रिपाठी जी, कई जगह ऐसी सूचना मिली है, सब जगह जो है आपको अगले बार डिबेट बिठा देना, वो भी हम बता देंगे कहाँ कॉलेजों में जो कौन से कॉलेजों में, कई जगह है। अब उसके अंदर आप उसके तैयारी करके आते, फिर हम बता दें कि फलाने निजी उसमें नहीं हो रहा, किसका कोटा किससे भरा जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या बहुत वो है। और जो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी तो कभी कहती, एक इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, दूसरा कहते हैं कि जो है आप जो है एक है तो सेफ है। तो ये जो कहानी है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग नेता कर रहे हैं, ये जो आपने इसके अंदर जो आपने विश्लेषण किया है, इसका जातिगत गणना से कोई मतलब नहीं है। देखिए, बटोगे तो कटोगे, एक ये सब इसका कोई बता रहे हैं ना आप, ये धर्म के आधार पे ये जो बातें कर रहे हैं, इनके अंदर सामने जो चीजें, ये जो जातिगत जो फैसला हुआ, हमारे नेता ने स्वागत करा है। और इसके अंदर आने वाले समय में सबको अपना अधिकार मिले, हक मिले, ये तो हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ढोक नकुसला नहीं रहे सब। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी। क्योंकि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जाति आधार पे राजनीति होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी साहब जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पर डिबेट रखी है जी। और आपके माध्यम से मैं सरकार को बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जारी किया ये जातिगत जनगणना की जो आवाज है, ये हमारे श्रद्धेय नेताजी ने आज से 30 साल पहले लगातार संसद में उठाई है। लालू जी ने उठाई थी, सभी लोग जो पुराने समाजवादी नेता हैं, नीतीश जी भी उठाते रहे उस चीज को। तो आज सरकार ने लागू किया है, इसका हम धन्यवाद देते हैं। और पिछला जब सदन चल रहा था तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आप जातिगत जनगणना कराइए, आप नहीं कराएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर कराएंगे। ये पिछले उसमें आप उनकी डिबेट को देख सकते हैं। और लगातार आदरणीय राहुल जी ने भी बाद में बोलना शुरू किया है। सबसे पहले आदरणीय अखिलेश जी ने इसको बोलना शुरू किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये तो इंडिया गठबंधन में ही आपस में श्रेय लेने की बात चलने लगी। हम कांग्रेस को नहीं देते, सपा को देते हैं। हम साथ में, और ये इंडिया गठबंधन की जीत है। राहुल जी भी लगातार, आप 18 के चुनाव मध्य प्रदेश में ही ले लीजिए, वो भी उठाते रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की ये जीत है कि जो विपक्ष अपना मुद्दा 90% एक होकर उठा रहा था, तो ये फैसला लागू हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में आज भी 27%, जब कोर्ट ने भी अपना मध्य प्रदेश की बात न करिए, अभी देश की बात करिए। मुद्दा देश का है। आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है पूरे राष्ट्र की तरफ से। समाजवादी बिल्कुल सही है, लेकिन ये आरक्षण से ही है कि आज भी 27% आरक्षण लागू नहीं है। पूरे देश में लागू है, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं है। तो ये भी उसी में है। जब गणना हो रही है, गणना के साथ साथ जो अधिकार हैं, गणना क्यों हो रही है कि हर जाति की संख्या मालूम पड़े, उनको उनके अधिकार दिए जाएं जो मांग है। और हम आपके माध्यम से सारी जो जनता मांग कर रही है, कहना चाहते हैं कि जो गणना कितने समय में पूरी होगी, इसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। साथ में गणना के बाद जो लोगों का अधिकार है, असमानता है, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपकी नौकरियों में हो, किसी भी तरह का जो उन्हें समान अधिकार मिलने चाहिए, वो कम मिलेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीपी मंडल जी ने जो ओबीसी का आरक्षण जब 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और जो लागू हुआ था 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, लगातार ये मांग उठती आ रही है। 1931 के बाद में जातिगत जनगणना नहीं हुई। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। मनोज जी, जो भी केंद्र में रहे, दोनों लोग जिम्मेदार हैं। जी मनोज जी, हम यहाँ एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। विमलेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बिहार में सर्वे हुआ, उसमें ये भी दिखा कि आर्थिक रूप से जिनको आप सवर्ण कहते हैं, संपन्न कहते हैं, वो बहुत पीछे हो गए हैं। तो क्या आपकी ये भी मांग है क्या कि जो आर्थिक रूप से सिर्फ पैदा हो गए उस घर में, उस परिवार में, आर्थिक रूप से वो बहुत पीछे हो गए हैं, क्या उनको भी आरक्षण में वृद्धि मिले? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, धन्यवाद इसके लिए। हम उसके लिए सहमत हैं कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, जिसके लिए ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया बनाया गया है, जो बनाया था, उनको भी उनकी संख्या के आधार पर उन्हें मिलना चाहिए। हम लोग उनके पक्ष में किसी का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हम जो लोहिया जी ने भी जब शुरुआत की थी, इसकी समाजवादी आंदोलन हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि संसोपा ने वादीवाद पिछड़ा पावे 100 में 60। जो पिछड़े हुए हैं वो किसी भी रूप से पिछड़े हों, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, भाई इंसान सबकी आवश्यकताएं सबकी वही है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं।
तो सबको मिलना चाहिए, हम इसके समर्थन में हैं। लेकिन जो हमारा सवाल है कि ये पार्टी इसको कब तक सीमा में तय करेगी, और ये आपने पूछा कि जो प्राइवेट संस्थान हैं उनमें भी निश्चित तौर पे हमारी मांग है कि उनमें भी जो आरक्षण है वो लागू होना चाहिए। है कहाँ नहीं है मनोज जी? अभी नहीं दिया जा रहा है। आप एक संस्थान को उठाइए, नहीं, सब संस्थानों में है। जो SC ST OBC की जो सीटें हैं, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, कोई भी तकनीकी हो, सब में है। आज प्राइवेट कॉलेजों में स्टूडेंट अगर किसी के पास 100 BA की सीट है, BSc की 100 सीट है, लड़के ही नहीं हैं, 20-25 लड़के हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो कॉरपोरेट हैं वहां भी आरक्षण होना चाहिए। कहने का जो आशय है हमारा कि जो प्राइवेट नौकरियों में, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहां प्राइवेट कंपनियों, उन्होंने कहा निजी शिक्षण संस्थानों में नहीं, निजी शिक्षण संस्थानों में तो है, लेकिन उसमें डाटा उठा के देखेंगे तो वो नहीं मिल रहा है लोगों को। उसमें बहुत सारी अनियमितताएं आती हैं। जब इंटरव्यू से लेके बहुत सारी चीजों में लोगों को बाहर कर दिया जाता है कि ये आप एक अच्छा वर्ड है NFS देके उनको बाहर कर दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल करके, वो सुटेबल नहीं आप इस पोस्ट के लिए। उसके बाद में सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि वहां पे जो इंटरव्यू लेने वाले, भरने वाले लोग हैं वही बैठे हुए हैं, तो सामान्य वर्ग के लोगों को ले लिया जाता है और उनको NFS करके बाहर कर दिया जाता है। साथ में किसी भी प्राइवेट जो कॉर्पोरेट जगत है वहां पे कोई आरक्षण नहीं है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वहां पे भी लागू होना चाहिए। हर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट, हर इंजीनियरिंग कॉलेज प्राइवेट, हर IIM सब प्राइवेट, सब में है। हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात नहीं आई है। कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्रियां हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें भी मिलना चाहिए। चलिए, तो उसमें फिर एफिशिएंसी का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जी, क्षमता की कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। नहीं, उनको जब क्षमता, प्राइवेट कंपनी वाला अगर 10 करोड़ लगा के कंपनी खोलता है, पहले अवसर फिर योग्यता। अब अगर अवसर मिलेगा तो आदमी योग्य हो जाता मतलब 77% आरक्षण हो जाएगा तो 23% काम करने वाले बाकी उसके आधार पर रहेंगे। नहीं, अगर काम करने का मौका दिया जाता है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि जब आप पत्रकारिता में जब आए होंगे, किसी संस्थान ने नौकरी दी होगी छोटे स्तर पर, फिर आपको धीमे धीमे उसका अनुभव हुआ, आज आप हेड हैं किसी चैनल के। इसी तरह हर आदमी कार चलाना नहीं आती है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, वो सीख जाता है, फिर अच्छी अच्छी कारें चला लेता है। तो पहले अवसर होगा, उसके बाद योग्यता व्यक्ति के पास आ जाती है। विमलेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी त्रिपाठी जी, आ रही है। रवि जी कह रहे थे उस समय, आप कुछ इंटरप्ट करना चाह रहे थे, और प्लस अभी मनोज जी ने कहा, संतोष जी ने कहा, एक निजी शिक्षण संस्थान की बात हुई है। शिक्षण संस्थान, राहुल जी ने कहा है कि वहां भी रिजर्वेशन। आपको लगता है जो शिक्षण संस्थान है, जहां भी कंपटीशन है, वहां क्या आरक्षण नहीं मिल रहा? देखिए, आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ बच्चों के एडमिशन में तो आरक्षण है ही जी। चाहे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है जी, लेकिन सरकारी जितने भी शिक्षण संस्थान हों सब में आरक्षण ऑलरेडी लागू है जी। चाहे वो कहीं भी हो, भारत के किसी भी देश, मतलब देश में कहीं भी किसी भी स्टेज पर ये हो रहा है जी। अब इनकी एक नई मांग हो सकती है, ये नई मांग करें, मांग करने के लिए तो स्वतंत्र है। अभी तो एनडीए की सरकार ने इनकी जितनी भी मांगे हैं इनको तो पूरी तरह से मुद्दा विहीन कर दिया है। कांग्रेस के पास अब बचा क्या है? वो कहेंगे वो कोई भी मांग कर रहे हैं या कोई भी बात वो सोचते हैं, उनके जो थिंक टैंक है वो सोचते हैं कि नहीं हम ये मांग करें शायद सरकार फंस जाए, ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जो एजेंडा पेश करना चाहते हैं वो एजेंडा उनका स्पष्ट है। वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वह अपने जो समाज है, भारत का समाज है, इसको जो है वो खंड खंड कर तोड़ कर जो है अपनी राजनीति फेंकना चाहते हैं। ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है और साथ में उनके जितने भी एलाई हैं उनकी भी नीति ये रही है। लेकिन यहाँ एनडीए तो पूरी तरह से आप देखेंगे कि एनडीए की जितनी भी नीतियां हो रही हैं वो सारी नीति राष्ट्र हित को लेकर हो रही हैं, किसी एक वर्ग को लेकर नहीं हो रहे हैं। एनडीए ने ईडब्ल्यूएस लाया था, ईडब्ल्यूएस ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाया और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बनाकर जो है वह उन्होंने जो है वह सब लोगों को जो है वह समान अधिकार देने की बात की थी। उस समय कांग्रेस के लोग शुरू में हल्ला मचाए थे, लेकिन बाद में जब उनकी मांगों को भी जो है वह मान लिया गया तो जो है वह तो वो उस समय फिर वो चुप हो गए। तो ये आप देखेंगे कांग्रेस जो है वह या इनके जो इंडिया टाइमलाइन की बात कर रहा है विमलन जी।
चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, कांग्रेस। टाइम लाइन तो दिया हुआ है, इनको समझ में नहीं आती है। कहा तो जनता को इनको कोई ना कोई ऐसा चीज फेंक के रखना है तो उनकी राजनीतिक दुकानें जो है वो चलती रहे। टाइमलाइन जैसे महिला आरक्षण अपने का लागू करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 29 का टाइमलाइन दिया हुआ है। आप इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी क्यों नहीं है, जब बिल पास हो गया तो तुरंत लागू होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप सरकार में रहे हैं, आपने भी प्रदेश में जो है वो सरकारें चलाई हैं। कोई भी नीति, आज तो कैबिनेट ने सिर्फ नीति स्पष्ट किया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ये एक्सेप्टेंस किया गवर्नमेंट ने। अब इसके लिए गाइडलाइन बनेंगी और उसको फिर सदन में लाया जाएगा, तब आपको मौका दिया जाएगा, तब आप अपनी बातें रखिएगा। जितना टाइम आपको सदन में मिलेगा उस तरह अपनी बात रखिएगा। क्रेडिट लेने के होड़ में मत जाइए, क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला। किसी भी इंडिया गठबंधन के एलआई को ये क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये काम तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश कुमार जी की जो हमारी गठबंधन की सरकार है, इन्होंने एक्सेप्ट किया। जो करने की हिम्मत कर सकता है, आपकी पार्टियां जब सरकार में, आपने भी समर्थन दिया, कांग्रेस के शासनकाल में भी समर्थन दिया आपने। जो है वो 2004 के बाद से जो है वो सरकारें चलाई 2014 तक, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने बहुत बार समर्थन दिया है सरकार को। क्यों नहीं उस समय सरकार ने जो है वो कर दिया था। तो मेरा यही कहना है कि आज की तारीख में कांग्रेस जो बातें कर रही है वो बात ग्राउंड लेवल पे उनको उतारने में, वो जब सत्ता में आती है तो वो नहीं कर पाती। आज जितने भी बड़े निर्णय हैं वो सभी एनडीए सरकार ले रही है। कांग्रेस सिर्फ सरकार को, कांग्रेस जब भी सरकार में रही है, सरकार चलाने की जो उनकी नीति रही है वो ढुलमुल रवैया रहा है। चाहे राष्ट्र के, आप देखेंगे कि राष्ट्र को लेकर हो, बड़े बड़े निर्णय हो, 370 हटाने की बात हो, अभी आप देखें वक्त के कानून, जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन है वो सभी एनडीए सरकार ले रही है। और जी, सब जी एक छोटा सा और हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि बिहार में जो जनगणना, आ रहा हूं रवि जी, आप ही के पास आ रहा हूं, देखता हूं तकनीकी कारणों से हमारे आपकी आवाज ठीक हुई कि नहीं हुई। विमलेन जी, जो बिहार में आपने कहा कि आर्थिक रूप से जिनको सवर्ण कहा जाता है, अगड़ा कहा जाता है, वो आर्थिक रूप से काफी पीछे हो गए हैं, ऐसी जानकारी आई है। तो क्या आप इस पक्ष में हैं कि जो आर्थिक रूप से जो 10% है वो और बढ़ाया जाए? और बढ़ाया जाएगा तो फिर इंटेलिजेंसी कहां जाएगी? अगर उनको 15% कर दिया तो सीधे 80% हो जाएगा, तो लोगों की क्षमताएं और गुण कहां से आके जाएंगे? अभी तो आरक्षण की बात ही नहीं करनी चाहिए, अभी तो जातीय जनगणना की बात करनी चाहिए। अभी तो आरक्षण की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि पहले जातीय जनगणना हो जाने दीजिए, उसके बाद ही उसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक होगी उसके बाद कोई चर्चा होगी आगे क्या करना है। अगर कहीं बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ाया जाए, कहीं घटाने की जरूरत होगी घटाया जाए। देखिए बहुत सारा तो ऐसी भी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि पिछले वर्ग में बहुत सारी 1-2 जातियां हैं जो आरक्षण का बहुत ज्यादा लाभ ले रही है। जी विमलेन जी, थोड़ा सा समय कम है हमारे पास और भी वक्त है। मेरा ये कहना है कि आरक्षण को बार बार तो यही कहा जा रहा है कि आरक्षण को आज की तारीख में आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा आगे आने वाले दिनों में। उसका एक पहला कदम ये हो सकता है कि जातीय जनगणना करें, जिससे एक स्पष्ट रूप से ये निर्भर हो जाए। साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी साथ साथ करें, सरकार ये दोनों साथ साथ करेगी और आप देखिएगा ड्राफ्ट जब आएगी तो ये भी आएगा। चलिए जब ये विमलेन जी बात आ गई आपकी, तो आपकी आ गई, पूरी बातें आ गई हमारे। रवि जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, अब सही आ रही जी। थोड़ा संक्षेप में रवि जी, समय बहुत कम है। नहीं सर, पिछला वाला भी मेरा समय बाकी है अभी। नहीं तो फिर हम इसको 1 घंटे से 2 घंटे कर दें क्या, आपकी अनुमति? बस 2 मिनट का नॉन स्टॉप आशीर्वाद चाहिए आपका। जी जी जी। देखिए पहली बात तो कि जातीय जनगणना का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी टूल की तरह कर रही है और ये केवल आपदा में अवसर जैसा है। जैसे अंग्रेज इस देश में डिवाइड एंड रूल करते थे, भाजपा डाइवर्ट एंड रूल करना चाहती है। पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि पहलगाम के आतंकी हमले के 9 दिन हो गए जी, कई निर्दोष लोगों की जाने गई, धर्म पूछ करके मारा गया। जहां केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भाजपा केंद्रीय है, जम्मू कश्मीर पुलिस भाजपा के पास है, वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में सफल रही है? दूसरी बात, जेडीयू की प्रवक्ता की मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट केवल एनडीए को जाएगा। सर हम मानते हैं कि एनडीए जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रतीक है वो क्रेडिट जीवी पार्टी है। नीतीश कुमार जी
जो एक संवेदनहीन मुख्यमंत्री है पूरे देश में। मैं स्वयं विमलेंद्र जी बिहार से रहने वाला हूं। हम बिहार के निवासियों को आपकी सरकार ने बिहार का प्रवासी बना दिया। इतना ही नीतीश जी की बात मोदी जी मानते हैं तो जरा बोलिए कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवा दें। इनको पता ही नहीं कौन से मुद्दे पर क्या करना है। अरे आपको जाति जनगणना पे रवि जी, जाति जनगणना पे डिस्कशन हो रहा लेके चले आए हैं। राष्ट्र कितना अभी दुखी है, हर व्यक्ति जो इस राष्ट्र में है कितना दुखी है आपको पता है? राष्ट्र में क्या हो रहा है आपको जानकारी है? थोड़ी सी भी चिंता है राष्ट्र की? अलग अलग बयान देने के लिए चले आते हैं मीडिया पे, आप पार्टी के प्रवक्ता बनते हैं। चले विमलेश जी हमारे सुंदरानी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रवि जी अपनी बात पूरी करें। आज जाति जनगणना पे बात करें, पहलगाम हमले पे बात नहीं हो रही है। नहीं तो क्या पहलगाम हमला इस देश का मुद्दा नहीं है? नहीं तो हम आपके निर्देशानुसार हम कल इस मुद्दे को ले लेंगे। आज हमारा मुद्दा मत खराब करिए। पहलगाम मुद्दे पे हम आपके निर्देशानुसार कल ले लेंगे। आज जाति जनगणना मुद्दा है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है जी, वो केवल संवेदनहीन है। इनको किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। ये संवेदनहीन, ये जाति जनगणना का जो फैसला किया है, जाति जनगणना का कैबिनेट ने डिसीजन हुआ लिया है, वो गलत लिया है या सही, इतना बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं कि जातीय जनगणना इस देश में होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय की आधारशिला है। चलिए रवि जी आप क्या आगे समय, जातीय जनगणना का प्रयोग आप 3 मिनट ले लिया आपने, 3 मिनट ले लिया। आरक्षण जैसे महिला आरक्षण का कोई टाइमलाइन नहीं आया। टाइमलाइन है, महिला आरक्षण का 2029 में लागू किया जाएगा, ये घोषणा हो चुकी है। 2029 में लागू किया जाएगा, घोषणा हो चुकी है लोकसभा के पहले। अरे ये केवल भविष्य की बात करते हैं। फिर 2047 तक विकसित भारत। चलिए रवि जी, सुंदरानी साहब ये कुछ भी आरोप लग रहे हैं, खैर उस आरोपों का आप खंडन करेंगे ही, लेकिन ये टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। विमलेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया कि पहले इसमें एक प्रक्रिया होती, प्रक्रिया होने के बाद फिर धीरे धीरे होता है। महिला आरक्षण भी 2029 में लागू होगा। त्रिपाठी जी एक क्वेश्चन है, देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, हमारे सुंदरानी जी सबको सुन रहे थे, प्लीज डिस्टर्ब ना करें उनकी बात पे। जी सुंदरानी जी से एक सवाल था। अब समय कम है, आदरणीय त्रिपाठी जी टाइमलाइन भी तय हो जाएगी। वो अभी विमलेंद्र जी ने बताया 2027 तक कैबिनेट से पास हुआ है इसका। विमलेंद्र जी ने बताया 2027 तक। नहीं, मैं 2027 भी नहीं कहूंगा जी। नहीं 2027 से पहले भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम अभी कैबिनेट से पास किए हैं, इसकी रूपरेखा तय हो जाएगी, इसके बाद टाइम बता दिया जाएगा जी। आप ये बताइए, जातिगत जनगणना का जो काम कैबिनेट ने लिया है, इसका ये लोग समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? नहीं, सब लोग कर रहे हैं समर्थन, हम भी कर रहे हैं समर्थन। तो बस ठीक है, थोड़ा इंतजार कर ले जी, हम टाइमलाइन बता देंगे, थोड़ा दिन इंतजार कर ले। चलिए इंतजार कर लीजिए मनोज जी, फिर हमें निरंजन जी के पास चलेंगे जो जनता जानना चाह रही है उनसे। जी मनोज जी, देखेंगे लोकसभा का जब समय था तो मोदी जी ने कहा कि हमारे जाति हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारे यहाँ पे जाति है ही नहीं है। उन्होंने कहा एक गरीब की जाति है। हाँ, ये तो सामाजिक परिदृश्य में कहा कि गरीब, आप चुनाव के समय देखेंगे और संसद जब चल रही थी तो इनके एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, अभी नहीं है, पहले मंत्री थे। अनुराग ठाकुर जी ने, राहुल जी जब बोल रहे थे, गणना की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जिनको जाति का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। सभी ने देखा होगा वो चीज। हाँ। मोहन भागवत जी ने कहा, जो इनके आइडियल हैं, कि जातियों को नहीं बांटना चाहिए जातियों में। तो ये तो क्या आप देखेंगे ना, तो ये विपक्ष ने जो अपनी आवाज उठाई, ये विपक्ष की ताकत है। एकजुट इंडिया गठबंधन जो रहा, उसने की दबाव में जो मांग है जनता की पूरी करनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए सरकार को। जातियों में बांटने की बात हम लोग नहीं करते हैं, बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने सही कहा ना कि जातियों को नहीं बांटना चाहिए। जाति के आधार पर उनको हक मिलना चाहिए।
जो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। मनोज जी समय कम है, एक मिनट समय कम है, अब 1 मिनट में तो फिर हमें उनके पास जाना है। 30 सेकंड लेंगे आपके। आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में आप उठा के देख लेना त्रिपाठी जी, वहां पे आरक्षण के आधार पे, जाति के आधार पे उनको ना तो नौकरियां मिल रही हैं, ना ही उनको एडमिशन दिया जा रहा है। आप डाटा को दोबारा उठा लेना, ये हम लोगों की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, एडमिशन की बात मैं गारंटी से इस चैनल के माध्यम से आपसे कह रहा हूं कि जहां भी प्राइवेट में एग्जाम के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होते हैं, वहां आरक्षण के अनुसार ही एडमिशन होते हैं, कर ही नहीं सकते। जी, ये निरंजन जी बता दीजिए, आप थोड़ा सा आप इस मामले में है। जी, दरअसल इस बात को लेकर थोड़ा सा विभ्रम है, कंफ्यूजन है। दरअसल जो बात की गई है शिक्षा संस्थानों की, तो ये बात 100% सच है कि चाहे वो शासकीय संस्थान हो, चाहे प्राइवेट संस्थान हो, जहाँ तक प्रवेश का संबंध है बच्चों के, वहाँ पर चाहे वो शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, वहाँ पर आरक्षण के नियमों का पालन किया जाता है। यदि मांग उठ रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण हो, तो वो संभवतः बात हो रही होगी नौकरियों के बारे में, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि अभी हमारे सारे राजनीतिक दलों के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे और टाइमलाइन की बात हो रही थी। तो टाइमलाइन जहाँ तक जो तय किया गया है 27 या 29 है, ये दरअसल एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के ऊपर आधारित होता है। देखिए, यदि आप देखेंगे, चूंकि मैं एक समाजशास्त्री की तरह से आपके चैनल में अभी आमंत्रित किया गया हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ बिहार में सर्वेक्षण हो चुका है, उड़ीसा में हो चुका है, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में हो चुका, और तेलंगाना मॉडल को सर्वश्रेष्ठ मॉडल माना गया है। आप ये देखिएगा कि वहाँ पर 150 घरों के क्लस्टर बनाए गए और बहुत बड़ी संख्या में जो है जनगणना कर्मियों को नियुक्त किया गया, पूरी कलेक्टर के द्वारा मॉनिटरिंग की गई, इत्यादि इत्यादि। अब जहाँ तक, वो तो एक तेलंगाना मॉडल की बात की गई, और उसमें जहाँ तक की बात हो रही थी, तो वहाँ पर न केवल जाति की गणना या सर्वेक्षण किया गया, वहाँ पर उनका जीवन स्तर कैसा है, उनका भूमि स्वामित्व की स्थिति क्या है, शिक्षा, रोजगार, ऋण क्या है, यहाँ तक कि अंतरजातीय विवाह की क्या स्थिति है, ये तक ये सारे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को खंगाला गया है तेलंगाना मॉडल में। और त्वरा देखिए इसकी आप जो है इसकी रैपिडनेस देखिए कि मात्र 50 दिनों में वहाँ पर 97% जो है पॉपुलेशन कास्ट सेंसस जो है वो कंप्लीट कर ली गई है। तो जब तेलंगाना जैसे प्रदेश में हो सकता, तो हम जानते हैं कि जो जनगणना होनी है वो गृह मंत्रालय के अधीन होती है, और इसको तो अब जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर की अनुमति भी मिल चुकी है। तो और दूसरी बात है कि अब कंप्यूटर का युग है। 2011 में जो हुआ उसको हम छोड़ें, क्योंकि कई कारणों से, कई खामियों के कारण वो जातिगत जनगणना होते हुए भी उसके आंकड़े सामने नहीं आए। 21 में हम कोविड के कारण उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। अब जो 25 में या उसके बाद में जो होगी, हमारे पास एक कंप्यूटर का पूरा अच्छा आईटी का नेटवर्क है, जिसमें हम डिजिटल डाटा ले सकते हैं, हम रियल टाइम डैशबोर्ड के आधार पर उसको पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से उसको डाटा को समेकित कर सकते हैं, और तो और उसको ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मैंने अभी पढ़ा है। तो ये निश्चित रूप से एक निर्दोष गणना की हम अपेक्षा कर सकते हैं। अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा हूँ शायद थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन जब हम टाइमलाइन की बात क्यों कर रहे हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हूँ, मैं केवल एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक और इस देश का नागरिक होने के नाते यह पूछना चाहता हूँ हमारे सभी साथियों से, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि महिला आरक्षण की, जो कि देश की आधी आबादी होती है जी, उसकी यदि हमें इतनी चिंता है, उसके टाइमलाइन की हमें चिंता है, तो क्यों नहीं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आंतरिक रूप से टिकट बांटने के समय 50% जो है टिकट जो है स्त्रियों के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षित कर। आपको किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत सुलगता हुआ सवाल है, चुभता सवाल है, लेकिन ये हमारी इच्छा शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। धन्यवाद। 33 प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि हम इतने % आरक्षण और सब देंगे महिलाओं को। उनसे सवाल किया गया कि मध्य प्रदेश में कितनी महिलाओं को उसके बाद चुनाव हुआ, कांग्रेस में टिकट दिया, वो उत्तर नहीं आ पाया। क्यों? वही बात। परिहार साहब,
बहुत संक्षेप में हम जा रहे हैं, अभी समय का समाप्त हो रहा है। त्रिपाठी जी, सब जब आरक्षण जब बात है, जब उसके बाद महिलाओं को सीट जब निर्धारित कर दो नगर निगम में सब जगह, तो वहाँ सब जगह महिलाओं को टिकट तो आपके प्रियंका जी 40% आरक्षण करके दे रही थी, देंगे ना, यहाँ दिया था क्या? फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश पूरे देश में एक उसकी बात हो रही है कि आप कोटा फिक्स कर दीजिए, महिलाओं को लड़ना है तो महिला लड़ेंगी। तो भैया उन्होंने कहा ना कि सभी आंतरिक पार्टियां, विमलेन जी कह रहे हैं, विमलेन जी नीतीश जी को कहिए आपके 33% दे दें वो टिकट। नहीं, बिहार में हमने पंचायती राज अधिनियम के तहत नगर निकायों में, पंचायती राजों में 50% हम लोगों ने आरक्षण। नहीं, वो यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी है, सब जगह है। विधानसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में लोकसभा विधानसभा की बात हो रही है। राजनीति में हर पार्टी को एक जो है वह एक निश्चित रूप से बनाना चाहिए, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है ना कि आधी राजनीति में क्या उतनी महिलाएं सक्रिय होकर आगे आ रही है कि नहीं आ रही है? जो अभी लोकसभा में सबसे ज्यादा सपा ने दिया त्रिपाठी जी, और चलिए विमलेन जी, हमारा समय की एक पाबंदी है, हमारा समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विमलेन जी आपका, रवि जी आपका, सुंदरानी जी आपका, छेत्री जी आपका, परिहार साहब आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की उस मुद्दे पर जिसकी मांग देश में दशकों से जारी थी, लेकिन इसे लागू करने की हिम्मत कोई राजनीतिक दल नहीं जुटा सका था। दरअसल जातिगत जनगणना की बात आते ही बहुत सी चिंताएं और सवाल भी खड़े हो जाते थे, खास तौर पर ये कि जातिगत जनगणना से जो आंकड़े मिलेंगे उनके आधार पर देश भर में आरक्षण की नई मांग उठनी शुरू हो जाएगी, जिसका जोखिम सत्ताधारी दल को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नए आंकड़ों को आधार बनाकर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर और जरूरतमंद तबकों तक पहुंचाया जा सकेगा, लेकिन यहां भी संशय है कि क्या वाकई ऐसा हो सकेगा। क्या हासिल किए गए आंकड़ों को वाकई पिछड़े और जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा? इस पर ज्यादा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ बातें भविष्य के गर्त में छुपी हैं जिनका अंदाजा भर ही लगाया जा सकता है। लेकिन इतिहास के आईने में एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी देश के कमज़ोर तबके आज भी कमज़ोर ही हैं। पिछड़ की हालत ये बताने के लिए काफ़ी है कि देश में सरकारें चाहे जो रही हों, लेकिन गरीबी की तस्वीर जो दशकों पहले थी वो आज भी कायम है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।